चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम अपनी क्लास चालू कर देते हैं आज की। जैसा कि आप सबको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आज हमारी होगी इंडियन पॉलिटी सीरीज की शुरुआत, जिसमें कि आज हम पहला चैप्टर देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये हम आज देखेंगे। तो इतिहास की कुछ घटनाएं हैं जो महत्व रखती हैं हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में। उन घटनाओं को देखते हैं हम एक बार ओवरव्यू के तौर पे। तो सबसे पहली घटना जो महत्व रखती है वो साल था 1600। इस समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो ये थी कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। ये जो ब्रिटिशर्स थे एज ए ट्रेडर इंडिया में आ गए थे सन 1600 में। और ये 1600 किनका काल था? इट वाज मुगलों के काल में ब्रिटिश भारत आए थे व्यापारी के तौर पे कि हम व्यापार करेंगे, और ये अपने साथ एक चार्टर लाए थे। एक चार्टर, अगर चार्टर वर्ल्ड का किसी को मतलब नहीं पता तो चार्टर होता है परमिशन, एक तरह का परमिशन हुआ, रॉयल परमिशन, जिसको हम रॉयल परमिशन कह सकते हैं। और ये परमिशन टू स्पेशली था परमिशन टू ट्रेड करने की परमिशन। और ये चार्टर इनको दिया किसने था? तो उस समय की इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, ये क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर लेके आए थे कि हम भारत में जाकर ट्रेड करेंगे। और ये चार्टर मुगलों को भी दिखाया इन्होंने, और मतलब कि इनके पास परमिशन है ट्रेड करने का। तो मुगलों को भी इनका प्रस्ताव बढ़िया लगा कि मुगल भी बोले कि हमारे विदेशी संबंध अच्छे होंगे, विदेशियों से होंगे। तो मुगलों ने भी इनको व्यापार करने की परवानगी दे दी, परमिशन दे दी, और इन्होंने एज ए व्यापारी अपना कारोबार शुरू कर दिया सन 1600 में से। और एक इम्पोर्टेंट चार्टर ये अपने साथ लेके आए थे। चार्टर किनका था? उस समय की तत्कालीन महारानी क्वीन एलिजाबेथ का। सो ये थी 1600 में जो घटना हुई थी मेन। फिर अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा आगे एक दूसरी घटना पर नजर देखते हैं, जो एक दूसरी घटना हुई थी। चलते हैं 1765 में। 1765 में इस वक्त क्या हुआ था? इस वक्त इन ब्रिटिशर्स को, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इनको दीवानी मिल गई। दीवानी कहाँ कहाँ की? बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, इन 3 जगह की दीवानी मिल गई। दीवानी होता क्या? तो दीवानी देखिए हुआ उस एरिया पे रेवेन्यू, सिविल जस्टिस और रूलिंग का अधिकार। मतलब ये 3 जगह जो एरिया है, पॉलिटिकल एरिया मैप पे देखेंगे, ये अब ब्रिटिशर्स की हुकूमत के अंदर आ गया। ब्रिटिशर्स में भी EIC के हुकूमत के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया। अब ये दीवानी इनको दी किसने थी? तो ये दीवानी दी थी उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम ने ये दीवानी दे दी थी। अब यहाँ एक सवाल लाजमी उठता है कि कोई राजा अपने ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे को क्यों देगा? ये ज़मीन का एक टुकड़ा ही था ना जो ब्रिटिशर्स को दे दिया शाह आलम ने, तो अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा इनको क्यों दिया? एक लाजमी सवाल है। तो इसके पीछे एक कारण है। 1764 में एक युद्ध हुआ था, एक वार हुआ था, जिसको आज हम जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर के नाम से। बक्सर का युद्ध हुआ था। किनके बीच में हुआ था? बहुत फेमस है, EIC वर्सेस मुगल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मुगल्स, ये हुआ था। यहाँ आसानी से आप सब लोग समझ गए होंगे जीता कौन होगा। जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल हारा था। तो एज ए ट्रीटी ऑफ वॉर, युद्ध के शर्तों के मुताबिक ये 3 जगह की दीवानी शाह आलम ने ब्रिटिशर्स को दे दिया, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ये जगह की दीवानी।
ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई एज ए ट्रीटी ऑफ वॉर। कौन से वार के? बैटल ऑफ बक्सर का जो वार हुआ था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इन 3 जगह की दीवानी मिल गई। आप जानते होंगे कि हमारा पहला राजधानी कोलकाता था, जो कि बंगाल में आता है। क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहला टेरिटोरियल पार्ट ये आया था इनके पास। और इसी घटना के बाद से अब तक 1765 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एज अ ट्रेडर्स थी इंडिया में, सिर्फ व्यापार कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, और एक्स्ट्रा कुछ लैंड ऑक्यूपेशन या रेवेन्यू कलेक्शन कुछ भी नहीं कर रही थी। बट अब 1765 के बाद से एज अ टेरिटोरियल पावर ये आगे बढ़ने लगे। एज ए टेरिटोरियल पावर ये एक्सपांड करने लग गए। अब ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे, सिविल जस्टिस भी देखेंगे और रूल भी करेंगे एरिया पे। अब धीरे धीरे और भी अदर लैंड्स ही एक्वाइज करते गए भारत का। जो पहला उन्होंने दिया था वो था बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ये था मेन कि 1765 में पहली बार इनको दीवानी मिली और ये एज ए टेरिटोरियल पावर बनकर उभरे पहली बार 1765 में। तब तक सिर्फ ट्रेड किया करते थे, उसके बाद टेरिटोरियल पावर। फिर एक और जो मेजर घटना हुई इसके बाद अगले कुछ वर्षों में, वो थी आपकी 1857। बहुत लोगों को ये पता होगा जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, मतलब विद्रोह, या हम कह सकते हैं सिपोई मुटीनी सेना विद्रोह भी हुआ था और पब्लिक विद्रोह भी हुआ था। ये 1857 में हुआ था। इसको बहुत लोग 1857 के रिवॉल्ट को बहुत लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं बहुत इतिहासकार। आज़ादी की पहली लड़ाई जो भारतीयों ने लड़ी थी ब्रिटिश से, वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी कहा जाता है। ये चला था 1857 से 1859 तक। 2 साल का रिवॉल्ट था, 2 साल तक विद्रोह चला था और लगभग बैकफुट पे खड़ा कर दिया था ब्रिटिशर्स को। उस समय की ब्रिटिशर्स को पूरा बैकफुट पे खड़ा कर चुके थे हम लोग उस समय। तो इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे और ब्रिटिशर्स पे। मेजर चेंजेस आए हैं, बहुत सारे मेजर चेंजेस आए। उसके बाद उस मेजर चेंजेस में सबसे बड़ा चेंज जो सबसे बड़ा मेजर आया वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलाइज्ड, या कह सकते हैं रिमूव्ड। अब भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई शासन नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। अब भारत के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं बचा था, ना एज अ ट्रेडर, ना एज अ रूलर एंड ना एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। कोई पावर नहीं बचा। तो फिर हुआ क्या उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश क्राउन टू डायरेक्ट कंट्रोल। अब भारत के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का सीधी हुकूमत थी। अब जो भी होगा लंदन से होगा, ब्रिटिश क्राउन के अंडर होगा। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू एज ए मीडिएटर काम नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल करेगी ब्रिटिश क्राउन जो है वहाँ की, या ब्रिटिश सरकार हम कह सकते हैं भारत को एज अ होल। सबसे बड़ा चेंज ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव कर दिया गया, समझ सकते हैं। तो ये एक मेजर घटना थी। फिर इसके बाद आते हैं अब समझते जाइए बीच बीच में अच्छे से। तो इसके बाद हम आते हैं सन 1946 पे, 1946। इस समय जो एक मेजर घटना हुई थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ 1946 में संविधान बनाने के लिए, टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी अध्यक्षता में? पूरी दुनिया जानती है उनका नाम, BR अम्बेडकर। इनके अध्यक्षता में एक असेंबली बनाई गई
जो संविधान बनाएगी ऐसा, क्योंकि इस समय 1946 में हमारे उस समय के बड़े बड़े लीडर्स ये लोग समझ गए थे कि इस देश को चलाना है, चाहे आज़ादी मिल जाए फिर भी आगे एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है, तो एक संविधान की ज़रूरत होगी जो कि इनको जोड़ के रखे अगले अनगिनत वर्षों तक, इनको जोड़ कर रखे। इसके लिए एक संविधान की जरूरत पड़ेगी और उस नीड को पूरा करने के लिए एक असेंबली बनाएगी। इस असेंबली ने 1946 से ही अपना काम चालू कर दिया और 26 नवंबर 1949 को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कब? 26 नवंबर 1949 को। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया आम जनता के लिए, 26 जनवरी 1959। और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडियन पॉलिटी में एक मेजर पार्ट कवर करता है। सो दिस वाज हमको कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का संविधान आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये कई देशों से लिए गए इसमें एक्ट्स हैं, जैसे हमने अमेरिका से भी लिया है, रशिया से भी लिया है, फिनलैंड से भी, मतलब कई देशों से हमने कुछ एक्ट को मिला करके, और ब्रिटिश के भी कुछ एक्ट्स हैं उनको रखे हैं इसमें मिला करके हमने एक संविधान बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना। ये एक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को और बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उन्होंने बनाया। तो ये सब तो थे आपके मेजर इवेंट्स की इतिहास की घटनाएं, मेजर एज ए ओवरव्यू। अभी इससे आपको ये तो पता एक चीज दिखा होगा कि 1600 में ब्रिटिश आए, और यहाँ भी वो ट्रेडर थे, मतलब रूल नहीं कर रहे थे, हम गुलाम नहीं थे उस समय। रूलिंग कब चालू की? 1765 में रूलिंग चालू की। तो यहाँ से रूलिंग चालू की और कब तक रूलिंग रही? 1947 तक रूलिंग रही। पर ये जो दौरान है 1765 से 1947 तक, ये दो भाग की रूलिंग रही, दो पार्ट में बटी है ब्रिटिश रूलिंग। एक 1765 टू 1858 ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। और 1858 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1857 के रिवॉल्ट्स के इम्पैक्ट के स्वरूप 1858 में EIC को रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया भारत से, अब इसका कोई पावर नहीं बचा। तो उसके बाद 1858 से कौन? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर दिया। तो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया। और 1947 में हमको आज़ादी किससे मिली? तो हमको आज़ादी ब्रिटिश क्राउन से मिली। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 को आज़ादी की पहली लड़ाई भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय ख़त्म हो गई, इसलिए आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोला जाता है इसको। और इसमें बहुत बड़े मात्रा में हुए थे विद्रोह, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था आज़ादी की प्रथम युद्ध में। बहुत सारे इतिहासकार, बुद्धिमान लोग मानते हैं ऐसा। तो ये जो पीरियड था हमारा 1765 से 1947, इसमें बहुत सारे एक्ट्स आए, ये बहुत सारे एक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे एक्ट इशू हुए, हमें उन एक्ट्स को भी पढ़ना जरूरी है, वो भी क्योंकि हमारे भारतीय राज व्यवस्था में है, क्योंकि ये सारे एक्ट जो थे हमारे भारत का आने वाले भविष्य और आज की जो हमारी ढांचा है, संवैधानिक ढांचा, इसकी नींव है। कुछ हद तक ये उसके नींव है, पूरा तो नहीं कह सकते पर कुछ हद तक हैं। थोड़े फैक्ट्स हैं जो उस समय को जो हम आज भी थोड़े जगह पे फॉलो करते हैं, तो हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यही हिस्टोरिकल हम एक्ट्स पढ़ेंगे। एक्ट्स भी इसमें दो पार्ट में बटे हैं, एक EIC के समय के एक्ट्स और एक ब्रिटिश क्राउन के समय के एक्ट्स। तो आज हम देखेंगे EIC के एक्ट्स, जो EIC पीरियड्स में ईस्ट इंडिया
कंपनी के रूल में जो एक्ट्स आए थे उन एक्ट्स को हम आज देखेंगे, ये अगली वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के। तो चलिए एक्ट्स देखते हैं, क्या क्या एक्ट्स आए थे और कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन और क्यों लाना पड़ा था इन सब एक्ट्स को। तो सबसे पहला एक्ट जो आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये पहला एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1773 में, और इसका मेन मोटो ये था, मोटो जो था कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लाया जाए, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लाया जाए भारत में। मतलब आपको पहले का सिस्टम अगर आपको मैं बताऊँ तो सिस्टम ये था कि प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जैसे कि 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। अब समझिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने किसी राजा के साथ उस समय के कोई ट्रीटी किया तो उससे ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी वाले नहीं मानते थे। सेम ईयर बंगाल ने किसी के साथ कोई ट्रीटी किया तो उससे ये दोनों नहीं मानते थे। बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि ये तीनों अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते थे, तीनों का अलग गवर्नर होता था, अलग रॉ, अलग रूल, अलग परसेंटेज रेवेन्यू, सब अलग अलग था, लेकिन तीनों रिपोर्ट करते थे EIC को ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रिपोर्ट करते थे। बट तीनों के लॉज ये सब कुछ अलग अलग थे, डिफ्रेंशिएट थे। तो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडिया के लिए, कि वो डायरेक्ट एक ही जगह रिपोर्ट करे, फिर वो EIC को और EIC फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। तो इन प्रॉब्लम्स को जो ये ट्रीटी नहीं फॉलो करते थे, लॉ अलग थे, रेवेन्यू कलेक्शन अलग थे, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट तीनों रह रहे थे। तो इसको दूर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का थॉट रखा गया कि हम अब एक, जैसे आज हम देखते हैं कई राज्य सरकारें हैं, आज के संदर्भ में अगर आप जोड़ के देखें तो भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य सरकारें हैं, लेकिन एक केंद्र सरकार भी है जो सुप्रीम कंट्रोलर है। सुप्रीम कंट्रोलर कौन है कंट्री का? केंद्र सरकार। तो सेम ये लाना चाहते थे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक सुप्रीम कंट्रोलर हो कंट्री का। तो एक हमारे क्या हर राज्य में अलग अलग टैक्स है, अभी तो GST है, 1 टैक्स पूरे देश में, तो सेम लॉ भी सेम ही है पूरे देश में, लॉ कौन सा अलग अलग नहीं है। तो ये था उस समय 3 प्रेसिडेंसी में 3 अलग अलग लॉ चल रहे थे, तो सेम लॉ सेम सब कुछ करने के लिए, एक देश एक करने के लिए ये लाया गया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या क्या कहा गया देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पहला स्टेप लिया गया वो जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। मतलब गवर्नर से हो गए गवर्नर जनरल, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए। और साथ ही मद्रास एंड बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनके कुछ पावर्स इन्हें दे दिए गए लेके वापस, मतलब कुछ पावर्स इनसे छीन गया। अभी तो कुछ ही छीने, आगे देखिए इनको तो खत्म ही कर देते हैं, पूरा पावर इनका लूट लेते हैं, छीनी करते रहते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट कर दिए एक पद, और ब्रिटिश इंडिया का मतलब EIC इंडिया का कैपिटल बना दिया गया कोलकाता को, कैलकाता, उसमें कैलकाता, यहाँ कैलकाता को कैपिटल राजधानी बना दिया, क्योंकि राजनीय गवर्नर जनरल कहाँ है? बंगाल का। बंगाल के गवर्नर जनरल को अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या इसको हम GGB कह सकते हैं, यही कहा जाता है अभी तक इसको, बंगाल का ही गवर्नर जनरल। मतलब एक सुप्रीम तौर पे ज़्यादा पावर, एज अ होल पावर इसके पास रहेगी। मतलब और साथ साथ कहा गया कि मद्रास एंड बॉम्बे के जो गवर्नर हैं वो रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, इसको रिपोर्ट करेंगे ये दोनों, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स, ये भी कहा गया साथ साथ। और राजधानी कोलकाता को बनाएगी, पहली राजधानी एज अ होल कंट्री पे। 1773 तक बता दूं ये तीनों इंडिपेंडेंट, प्रेसिडेंसी अलग थी, इंडिपेंडेंट थी।
1773 में जाकर के ब्रिटिश इंडिया ने अपने तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाया, एक किया और उसकी राजधानी कलकत्ता रखी। अभी भी पूरी तरीके से इनकी पावर नहीं थी, कुछ हद तक पावर थी इनके पास, लेकिन कुछ पावर्स दे दिया गया था जीजीपी को और कुछ और एक्ट्स के जरिए इनकी पूरी पावर छीन ली गई। तो एक शुरुआत कर दी इन्होंने, यहाँ पे एक शुरुआत की एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की। तो जीजीपी का गठन हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद जो एक सवाल आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? ये सवाल बहुत जगह पूछा जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, क्या नाम था उनका? तो नाम याद रखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे विलियम हेस्टिंग। किसी एग्जाम के संदर्भ में शायद जैसे कि यूपीएससी के संदर्भ में मेंस में लिखेंगे तो लॉर्ड लगाइएगा, लॉर्ड विलियम हेस्टिंग। हम पढ़ने के संदर्भ में विलियम हेस्टिंग बोले पर लॉर्ड लगाइएगा, लॉर्ड विलियम हेस्टिंग थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जितने भी सेंट्रल पावर्स थे जीजीपी को दे दिए गए, जितने भी सेंट्रल पावर जीजीपी को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया। फिर एक और चीज़ हुई कि इसी एक्ट के अंतर्गत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। उस समय वो कहा गया कि यहाँ एक सीजे होगा एंड 3 अदर जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अन्य जज होंगे, मतलब 4 जजों का कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट। और ये कहाँ पे स्थापना की गई? तो जैसे कि मैंने आपको बताया राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता, तो ये भी कलकत्ता में ही इसकी स्थापना की गई क्योंकि राजधानी कलकत्ता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कलकत्ता में 1774 में एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जज होंगे, ये कहा गया। आप सबसे एक सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, लिखिएगा, हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये आप लोग रिसर्च कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कमेंट में बताइएगा। और ठीक है, ये एक्ट था, एक्ट ऑफ 1773। और एक चीज है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक बॉडी थी जो लंदन में बैठती थी, लंदन में। और ये क्या थी मेनली? तो ये गवर्निंग बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया के कर्ता धर्ता पालनहार जो कहो आप इसको, या भगवान ही को, जो भी हैं, यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ये बैठते थे आपके लंदन में, मतलब लंदन से ही कंट्रोल करते थे पूरा, जो कह दो यही थे जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये याद रखिएगा। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक आया अमेंडिंग एक्ट, उसके बाद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है इसे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तौर पे भी जाना जाता है। इस एक्ट में मेनली सबसे जो बड़ा काम किया गया, तो इस एक्ट के अंदर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इस एक्ट के अंदर तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की क्या सीमाएं रहेंगी, किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा।
कुछ ज़्यादा ही सख्त एक्ट नियम थे, कहते थे। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, पहला नियम क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये अगर कोई काम करते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है इनसे क्वेश्चन करने का। अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कोई भी काम किया, कोई भी एक्ट पारित किया, तो सुप्रीम कोर्ट हैज नो राइट टू क्वेश्चन हिम। पहला ये। दूसरा, ऑफिशियल सर्वेंट्स, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स, ये भी अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं हक इनसे सवाल करने का। ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर ये कोई भी काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, ना ऑफिशियल सर्वेंट से, अगर ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं तो सवाल कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अधिकार नहीं दिया इस जुरिडिक्शन में, आप इन लोगों से सवाल नहीं कर सकते हैं। और ना ही सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू के मैटर में कुछ कह सकता है, दखल नहीं दे सकता रेवेन्यू के मैटर में सुप्रीम कोर्ट, ये भी कहा गया। साथ साथ इस एक्ट ऑफ 17 एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में कि, तो इस एक तरह से देखें तो होल है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ना तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ना तो सर्वेंट्स को, कंपनी के सर्वेंट्स को, और ना ही रेवेन्यू के मैटर में कुछ कहेंगे अगर ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ करते हैं। ये ऑफिशियल, अगर प्राइवेट कैपेसिटी में कहते हैं तो कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ओनली ऑफिशियल कैपेसिटी कुछ नहीं क्वेश्चन करेगा, और रेवेन्यू के मैटर में तो कुछ बोलेगा ही नहीं, सीधा चुप रहेगा सुप्रीम कोर्ट। चाहे कुछ भी करे, हम 20% टैक्स ले कि 40% टैक्स ले, तो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे इसको बोल दिया गया इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के जरिए। तो ये थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? ये तो हो गया नहीं करेगा, ये सीमा होगी सुप्रीम कोर्ट की, हाँ ये नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप लोकल केसेस लीजिए। जैसे कि समझिए कोई लोकली मारपीट हो गया, भाई चलो केस लेके कोर्ट में केस कर दिया, ये ज़मीन तूने हड़पी मेरी, केस कर दिया मैंने तुझे, ऐसे केसेस आप लोग, मर्डर हो गया वो केस करो, ठीक है, ऐसे देखो बोला। लेकिन उसमें भी एक लगा दिया गया, सपोज अगर कोई हिंदू का केस है तो उसका फैसला हिंदू लॉ के हिसाब से होगा, और कोई मुस्लिम का केस है तो उसका फैसला मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा। मीन्स डिसीजन जो है वो रिलीजियस लॉ से होंगे, रिलीजियस लॉ से होंगे। ये कहा गया कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वो उनके रिलीजन को देखते हुए दिया जाएगा, उनका रिलीजियस क्या कहता है, क्या लॉ क्या कहता है, उनको उनकी सजा के लिए वो सजा दी जाएगी उनको। मतलब संविधान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, सीधा उनके रिलीजन के हिसाब से दो सजा। ये साफ साफ कहा गया कि आप जो भी किसी को भी सजा दो तो उनका रिलीजियस लॉ से दिया जाएगा, ऐसे आप डायरेक्टली सबको सेम सजा नहीं होगा। तो ये एक करेगी सुप्रीम कोर्ट कहा गया। और जैसे कि आज के संदर्भ में भी देखो तो जिला कोर्ट होता है, फिर ये स्टेट कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उस समय भी प्रोविंशियल कोर्ट था, प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करते थे, प्रोविंशियल कोर्ट। तो इससे कोई केस हार गया तो कोई वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता था। 74 में जब बनी थी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से वो चैलेंज करता था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस एक्ट में कहा गया, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया कि आप अब आप सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। कोई भी अगर आप अप्रोच करोगे किसको, जीजीबी की काउंसिल को, आपको शायद बताया नहीं कि सर जीजीबी को एक काउंसिल दी गई, 4 मेंबर काउंसिल दी गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 मेंबर की काउंसिल दी गई थी जो इनको हेल्प करती, हेल्प। और इनका भी मंजूरी जरूरी होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कोई भी बिल पारित करने के लिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को
कोई भी अगर बिल पारित करना है, कोई भी एक्ट करना है, तो ये इनसे चर्चा करेंगे, सबके सर्वसहमति से फिर वो बिल पारित होंगे। तो एक तरह से समझ सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सलाहकार हैं चार मेंबर। तो वही अब प्रोविजन कोर्ट में कोई भी केस ऊपर जाना है तो वो जाएगा सीधा इनकी जो ये काउंसिल है ना, इसके पास, ये काउंसिल के पास जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। ये एक डिसीजन लिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। नेक्स्ट जो किया गया तो दिस वाज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये था 1781 का अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे कह सकते हैं। अब एक थर्ड एक्ट जो है हमारा इसी में वह है पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये एक्ट प्रेसिडेंट किया उस समय के पीएम, उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विलियम पिट ने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया उस समय के तत्कालीन। और इस एक्ट में जो सबसे बड़ी चीज कहेंगे कि आपके कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है इनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। डिफ्रेंशिएट, अब पहले क्या था कि ये दोनों ही काम, कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कह दीजिए या पॉलिटिकल कह दीजिए, पॉलिटिकल कहना ज़्यादा सही होगा, पॉलिटिकल जो कार्य है वो EIC ही करती थी। कॉमर्शियल ट्रेड भी करती थी, पॉलिटिकल कोई लॉ बनाना है तो भी यही करती थी, सब काम यही करती थी। तो इन्होंने कहा विलियम पिट जी ने कि आप ये काम अलग अलग बॉडी करेगी, एक बॉडी ये काम नहीं करेगी। उसी के अंतर्गत कहा गया कि कॉमर्शियल काम जो है, कॉमर्शियल फंक्शंस, जो भी कॉमर्शियल फंक्शंस हैं, कॉमर्शियल फंक्शन इसे देखेगी आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको बताया था कौन है, ये गवर्निंग बॉडी ऑफ EIC, गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ये देखेगी आपके कॉमर्शियल कामों, कॉमर्शियल फंक्शंस को। ये कहा गया मतलब EIC के पास रह गया कॉमर्शियल फंक्शंस। तो बात है कि अब पॉलिटिकल फंक्शंस कौन देखेगा, तो उसके लिए विलियम पिट साहब ने कहा कि हम एक नई बॉडी का निर्माण कर रहे हैं, न्यू बॉडी। इस बॉडी का नाम रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने कहा कि एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस की जाएगी जिसका नाम रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपके पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगी इंडिया में। ये आपको बता दूं सारे एक्ट इंडिया के हैं। इंडिया में पॉलिटिकल फंक्शंस और कॉमर्शियल फंक्शंस रहेंगे EIC के पास। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बोर्ड बनाएगी, इसमें ये भी लंदन में बैठेगी कहा गया। एंड दिस बोर्ड विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश ताज को सीधा रिपोर्ट करेगी, ये कहीं रिपोर्ट नहीं करेगी। जैसे बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ बोर्ड्स जो है किसको रिपोर्ट करती है, EIC की गवर्निंग बॉडी है, लेकिन ये आपको रिपोर्ट करेगी डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को। मतलब ब्रिटिश क्राउन ने अब डायरेक्ट एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल ले लिया इंडिया का। इन सब एक्ट को देखते हुए एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर कम हो रहे हैं और ब्रिटिश क्राउन जो है अपने पास ज़्यादा पावर ले रही है ना। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स कम कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन वहाँ की। ऐसा क्यों कर रही है, क्या ज़रूरत है ये सब करने की।
तो इसके पीछे एक मुख्य कारण है 1775 में यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ, आपको पता है। यहाँ भी ब्रिटिश का कंट्रोल था, यहाँ भी ब्रिटिश कंट्रोल था, पर यहाँ इंडिपेंडेंट थोड़ा अलग है। हमारे जैसे विद्रोह या ऐसे करके इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ पता है, जो ये ब्रिटिशर्स गए हुए थे, इन्होंने ब्रिटिश क्राउन को टाटा कह दिया, बोला भाई अब हम अमेरिका हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, अब हम अमेरिका हैं। और उन्होंने अलग कंट्री अमेरिका ही बना ली, अपना इंडिपेंडेंट कंट्री। ऐसा हुआ था यूएसए का। तो ब्रिटिश क्राउन को एक सदमा पहले ही लगा हुआ था कि उनके लोग ने उनको धोखा दिया। तो ब्रिटिश क्राउन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा सख्त कानून लगाया इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया मानता था ब्रिटिश, बोलता था सब जाए भाई जाए, इंडिया ना जाए, क्योंकि इंडिया बहुत पैसा देती थी। आप यकीन नहीं मानोगे कि उस समय ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडी है ना, जो लंदन में बैठती है, इनके पास बड़े बड़े घराने के लोग आते थे, बड़े बड़े, ये कि भाई इतने पैसे ले लो, ये ले लो, पर मेरे बेटे की पोस्टिंग, मेरी बेटी की पोस्टिंग आप जाके इंडिया में दे दो। इंडिया पोस्टिंग लेने के लिए लाखों या कितने भी पैसे ये लोग देते थे, क्योंकि वो लोग समझते थे इंडिया गया तो खूब पैसा छापेगा जम्मू के, ऐसे सोच था। क्योंकि इंडिया बहुत पैसे वाला मुल्क था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही था ना कि वो किसको अपॉइंट करते हैं किस फैक्ट्री में, तो इनके पास आते थे लंदन में कि आप हमारे को इधर अपॉइंट कर दो, उधर अपॉइंट कर दो। तो ये सब चलता था, ये महत्व था इंडिया का, कि इंडिया के लिए सब मरते थे उस समय इंग्लैंड में, कि भाई इंग्लैंड हमको इंडिया में जॉब मिल जाए, तो पैसा ही छापेंगे पूरे जीवन बैठ के। किसी राजा के शान और शौकत से कम नहीं रहते थे। एक और चीज़ कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट में कि जितने भी सर्वेंट्स हैं ये कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, कोई गिफ्ट नहीं लेंगे किसी भी रूरल से, किसी भी रूरल से कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे ये लोग, कहा गया। पहले होता था कि गए राजा, यहाँ के कलेक्टर साहब है, मतलब मजिस्ट्रेट साहब है, दे दिया इनको एक दो, उसमें लंदन के ही देते थे ज़्यादातर, तो दे दिया इनको थोड़ा शान शौकत, बहुत शान शौकत से जीते थे सारे, बहुत शान शौकत से जीते थे। तो वही कहा दिया गया कि अब नहीं लिया जाएगा, अब ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही रहेंगे आप, जो सैलरी आपको मिलेगी ब्रिटिश हुकूमत से उसी पर रहेंगे, लिया जाएगा तो गैर कानूनी माना जाएगा, ये चीज़ भी कहेगी। तो वही अब देख सकते हैं। और कंट्रोल क्यों करना पड़ा, क्योंकि यूएसए में ऐसा हुआ था, इसलिए उन्होंने कंट्रोल किया। तो अब इस पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद ये बात तो सीधा समझ गए होंगे आप कि अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट हुकूमत चाहता था इंडिया पे, डायरेक्ट कंट्रोल चाहता था इंडिया पे। ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है, डायरेक्ट कंट्रोल अब वो इंडिया पे चाहता था। तो अब आप यहाँ एक सिनेरियो देखेंगे कि अब ऐसा हो गया, ब्रिटिश क्राउन वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलने लग गया, ये चलने लग गया कंट्री के अंदर। आप देखेंगे अब धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन इनकी पावर कम करता गया और अंत में जाके इनका सुपरा साफ कर दिया 1858 में, क्योंकि मौका मिल गया इनको विद्रोह से। सो यहाँ सिनेरियो बन गया ब्रिटिश क्राउन वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों ही ब्रिटिश के आपस में बॉडी टकराने लग गए, टकराव होने लग गया। अगर ये सिनेरियो अगर आप यहाँ देखें तो, और ब्रिटिश क्राउन चाहता था कंप्लीट कंट्रोल एंड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिया। अब उसे अब किसी के मीडियम से कोई मॉडरेटर उसे बीच में नहीं चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए मॉडरेटर काम करता था, लेकिन वो डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता था, तो पावर कम करने शुरू कर दिए उसने धीरे धीरे। अभी जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट ने इनके पॉलिटिकल पावर छीन लिए इनसे। अब वो चला गया किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नई बॉडी बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो लेकिन रिपोर्ट तो ब्रिटिश क्राउन को ही करेगी। तो एक तो ले लिया इनसे कि इनके पॉलिटिकल पावर इनसे वापस ले लिया। पिट्स इंडिया एक्ट किसने लाया था, तो आप याद रखिएगा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट ने लाया था, उस समय के पीएम वहाँ के,
इंग्लैंड के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन। 3 एक्ट हमने देखे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1784 एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1776 एंड दी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नाउ लेट्स मूव ऑन, अब चलते हैं आगे। अगला एक्ट जो है एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786 2 साल बाद ही। इसमें बस एक चीज़ है, ये आप कह सकते हो एक्सेप्शन एक्ट भी कहा जा सकता है, एक्सेप्शन कि एक स्पेशल एक्ट आया ये, जो सिर्फ एक बंदे के लिए आया। एक बंदे के लिए ब्रिटिश ने अपना थोड़ा कानून चेंज किया, थोड़ा ये किया। वो बंदे थे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जनाब जो थे, इनके लिए ब्रिटिश ने थोड़ा सा ये किया, थोड़ा संशोधन किया सिर्फ इस एक बंदे के लिए, इसलिए एक्सेप्शन भी कहा जाता है इनको, एक्सेप्शन एक्ट। इतनी किया कि इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश बोला कि आप बनिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1786 में इनको बोला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए। लेकिन इन जनाब ने कुछ कंडीशंस रखे, शर्तें, कि मेरी शर्तें हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए। 2 शर्तें मुख्य। एक शर्त कि मुझे कुछ वीडो पावर दी जाए। वीडो पावर, इसका आप मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है गवर्नर के 4 मेंबर वाली काउंसिल है, 4 मेंबर वाली काउंसिल होती है गवर्नर की, और इसके सलाह मशवरे और राय लेने के बाद ही वो कुछ आगे कदम बढ़ाते हैं अपना। तो लेकिन ये चाहते थे कि कुछ कंडीशंस में, कुछ मैटर में, इन सम मैटर, अगर इनकी मर्जी ना हो, ये रजामंद ना भी हो, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पावर हो टू प्रोसीड करने के लिए उनके पास पावर हो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, भले इनकी रजामंदी हो भाई ना हो, कुछ कंडीशंस में, सिर्फ कुछ ही मैटर्स में। ये इन्होंने पहली शर्त रखी, जिसको मंजूर कर लिया गया, ये मंजूर। दूसरी शर्त रखी इन्होंने कि जो मैं हूँ, ये बोले लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो मैं हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैं कमांडर एंड चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्स बनूं, ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया। जो ये जनाब है, इन्होंने बोला कि जो मैं हूँ, मुझे बनना है कमांडर एंड चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया। जो ब्रिटिश फोर्स थी, सेना थी ब्रिटिशर्स के इंडिया में, उसका कमांडर एंड चीफ भी मुझे बनाया जाए, इन्होंने कहा ये भी मंजूर कर ली। ये 2 शर्तें हैं जो मंजूर की, और यही एक्ट ऑफ 1786 के तहत ये 2 एक्ट लाए गए कि इनकी रजामंदी हो या ना हो ये काउंसिल की, आप कुछ फैसलों पे आगे बढ़ सकते हैं गवर्नर जनरल बंगाल स्वयं। और जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये कमांडर एंड चीफ होंगे हमारे यहाँ के ब्रिटिश फोर्स के, जो इंडिया में थी, इंडियन ब्रिटिश फोर्स के, ये कहा गया। तो ये एक्ट में बस यही 2 चीज़ कही गई, एक्ट ऑफ 1786। यू कैन ऑल मेक द नोट्स ऑफ दिस, आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको ऐसे रिटर्न नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट में। सो ये कहा गया, ये दो चीज़ें कही गई मुख्य, कि वीडो पावर्स दे दी गई और कमांडर इन चीफ बना दिया गया ब्रिटिश फोर्स का इस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ 1786 में। किनको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये याद रखिएगा। फिर आता है साल आपका, 4 एक्ट हो गए आपके। फिर आता है एक्ट ऑफ 1793, एक्ट ऑफ 1793, एक दो और एक्ट आया 1793 में। ये एक्ट का सबसे पहला पॉइंट क्या था? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था विडो पावर, विडो पावर जो इनको दिया गया, वो ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रोवाइड कर दिया गया। ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये प्रोवाइड कर दिया गया, ये विडो पावर।
कि जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे उनके पास ये वीटो पावर रहेगी, जो एक्सेप्शनली लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, ये रहेगा। बट अब याद रखिए, कमांडर एंड चीफ वाला जो पोजीशन लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया था वो एक्सेप्शन ही है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कमांडर एंड चीफ नहीं बना, वो एक्सेप्शन ही है लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। पहला पॉइंट 1793 के एक्ट में ये किया गया। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो पावर है थोड़ी बढ़ा दी गई, थोड़ा इनको ज़्यादा पावर दिया गया। किनके पावर लिए गए, वो इनको पावर दिया तो किसी के लिए होगा तभी तो उनको दिया। किनके लेके दिए? मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो हमारे गवर्नर साहब हैं, इनके पावर कम किए, इनके पावर बढ़ाए। बैलेंस तो बनाना है, किसी का पावर कम करोगे तभी किसी का पावर बढ़ाओगे, तो इनके पावर कम करके इनके पावर बढ़ा दिए। अब इनके पावर लगभग नेग्लिजिबल हो गए थे, कोई नाम का पावर बचा था बस, इनके पावर लगभग नेग्लिजिबल हो गए। थोड़ा सा आपको शुरुआत में पता था, धीरे धीरे करके इनके पावर पूरा क्या इनको खत्म ही कर देता है ये मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, कि अब तो लगभग नेग्लिजिबल पावर ही रह गया, क्योंकि इनके पावर, इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर और बढ़ गए। अब तो इनके रेवेन्यू के मैटर में भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेगा, ऐसा हो गया। और जो EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है, उसे एक्सटेंड किया गया बाय 20 ईयर्स, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया ट्रेड मोनोपोली। अब ट्रेड मोनोपोली क्या है तो देखिए, मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, मतलब सिर्फ मेरा अधिकार इस जगह पे और किसी का नहीं। जैसे ये मेरा कमरा है तो यहाँ मेरा अधिकार और किसी का अधिकार नहीं। तो ट्रेड के मामले में इंडिया में ट्रेड के लिए मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और कोई दूसरा बंदा अगर चाहे ब्रिटेन का कि भाई मैं भी जाके बिजनेस करूं भारत में, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि मोनोपोली किनके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये मोनोपोली सबसे पहले इनको दी किसने थी? तो ये मोनोपोली आपको बताया शुरुआत में ही क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में ही इनको एक चार्टर दिया था, और उसी के साथ इनको मोनोपोली मिल गई थी भारत में ट्रेड करने के लिए। तो इस मोनोपोली को एक्सटेंड भी किया जाता है, मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया 20 साल और 20 साल बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही 1600 से बढ़ते ही आया फिर ये कि और कोई ट्रेड नहीं कर सकता, सिर्फ यही ये ट्रेड करेंगे, ऐसा कानून था वहाँ पे कि कोई दूसरा बंदा चाहेगा तो मैं ट्रेड नहीं। इसलिए तो इनकी इतनी डिमांड थी EIC की कि भाई मुझे पोस्टिंग दो तो EIC में, तो वहाँ के लोग करते थे, उनके पास ट्रेड मोनोपोली था। तो 20 साल के लिए बढ़ा ये ट्रेड मोनोपोली इस एक्ट के अंतर्गत, 1793 के एक्ट के अंतर्गत। और एक जो अहम फैसला लिया गया इस एक्ट के अंतर्गत कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बॉडी बनी है, ये जो नई बॉडी बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि आपके पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगी, इंडिया के पॉलिटिकल फंक्शंस इंडिया के देखेगी, इनकी सैलरी एंड अदर एक्सपेंडिचर जो है वो होगा इंडियन रेवेन्यू से होगा। इनकी सैलरी और अदर एक्सपेंडिचर इंडियन रेवेन्यू से, इंक्लूडिंग देयर स्टाफ एंड देयर स्टाफ। एक बोर्ड है, बोर्ड में तो स्टाफ भी होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी स्टाफ हैं उनकी भी सैलरी प्लस अदर एक्सपेंडिचर इंडियन रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होगा उससे दिया जाएगा। ये निर्णय लिया गया एक्ट ऑफ 1793 में कि अब इनको लंदन से पैसा नहीं मिलेगा इस बॉडी को, भले ये बॉडी लंदन में बैठेगी बॉडी लंदन में ही, पर पैसा लंदन की सरकार या वहाँ की ब्रिटेन की सरकार नहीं देगी, पैसा इनको आएगा इंडियन रेवेन्यू से। ये फैसला लिया गया। पैसा ही तो चाहिए था ब्रिटिश को, और क्या चाहिए था भारत से? पैसे के लिए ही आए, पैसा ही चाहिए और कुछ नहीं। पूरे विश्व में जहाँ दिखता पैसा वहाँ ये लोग दौड़ते हैं कॉलोनाइज करने के लिए। यहाँ तक कि आज के सुपर पावर अमेरिका तक को नहीं छोड़ा था, लेकिन अमेरिका गए भी ब्रिटिशर ज़्यादा शाने निकले, इन्हीं को ठेंगा दिखा दिया। उसी के बाद तो भारत के ऊपर इतना कंट्रोल किया इन लोगों ने कि भाई भारत नहीं जाना चाहिए।
ये कितने एक्ट्स देख लिए हमने, काफ़ी एक्ट्स अभी देखे हैं, बस एक दो एक्ट्स और बचे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, देख लेते हैं। अब एक अहम एक्ट और है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। अब ये एक्ट क्या कहता है पता है? ये एक्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की। जैसे मैंने आपको बताया, EIC जो है इसके पास ट्रेड मोनोपोली थी जो एक्सटेंड होते रहती थी। पिछली बार कितने साल के लिए एक्सटेंड किया था? 20 साल के लिए किया था, 20 साल पूरे हो गए। यहाँ पे इनके ट्रेड मोनोपोली को एब्लॉइज्ड कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। अब आपके पास मोनोपोली नहीं है भारत में ट्रेड करने की। अब मतलब कोई भी व्यापारी जो इंग्लैंड में चाहता है भारत में बिजनेस करना, ट्रेड करना, वो कर सकता है, उन सबको परमिशन है। अब ये मोनोपोली EIC की नहीं बची कि हम ही सिर्फ कर सकते हैं। और ये एक और पावर मतलब समझिए EIC की डाउन हो गई, एक और पावर EIC की खत्म, नीचे 1 ग्रेड डाउन। होना ही था ना, मैं आपको जिस बताया। अब एक सिनेरियो बन गया उसी समय से, जो USA में वो उसी समय सिनेरियो बन गया, ब्रिटिश क्राउन वर्सेस EIC के बीच में एक पंगा चल रहा है। तो ब्रिटिश क्राउन तो उनके पावर कम करेगी ही करेगी। वही तो फाइनल मोटो ब्रिटिश क्राउन का यही है कि अब हमको डायरेक्ट कंट्रोल लेना है भारत के ऊपर। मुझे ये मेडिएटर जो है हमारा EIC, इसको हटाना है, ये मोटो यही है। तो धीरे धीरे, अब एक बार में तो सीधा नहीं कर सकते क्योंकि EIC बहुत पावरफुल थी। धीरे धीरे इनके पावर्स पहले कम किए, फिर एक बार में फाइनल हथौड़ा मार करके लफू चक्कर किया। तो ऐसे ही एक हथौड़ा और पड़ा कि आपको ट्रेड मोनोपोली नहीं है, लेकिन कंप्लीटली इनकी ट्रेड मोनोपोली खत्म नहीं की। इनको अभी भी चाय के मामले में, टी के मामले में मोनोपोली रखा कि टी की जो है, चाय का जो भी व्यापार है, ये खाली EIC ही करेंगे और कोई नहीं करेंगे। एंड और एक और रखा, चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा, चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा वो EIC ही करेगी। ये मोनोपोली भी इनकी बरकरार रखी। और एक बार में सीधा नहीं भाई तुम कर ही नहीं सकते, बस टी और चाइना ट्रेड में इनको रखा, थोड़ा तो रखा, मतलब धीरे धीरे हथौड़ा मारा पर प्यार से मारा, कह सकते हैं। मतलब प्यार से मारा हथौड़ा, ऐसे मारा हथौड़ा इनके ऊपर कि चाय और इसकी मोनोपोली आपकी बरकरार रहेगी, बाकी कोई भी आए कर सकता है। लेकिन अब अदर बिजनेसमैन, अदर ट्रेडर्स भी इंग्लैंड के भारत आना शुरू हो गए क्योंकि इस एक्ट के बाद, क्योंकि इन्होंने इनकी मोनोपोली तो खत्म कर दी बाकी चीज़ों में, खास करके स्पाइसेस में इनकी मोनोपोली खत्म। और इंग्लैंड को स्पाइसी चाहिए था इनकी यहाँ से, खुद तो खाए नहीं कभी, उनके खाने में स्पाइस नाम की चीज़ नहीं होती और स्पाइस के लिए मरते थे, खुद थोड़ी यूज करते थे, बेचते थे बाहर जा करके दूसरे देश को हमसे लेकर के। और इस एक्ट के तहत इन्होंने घोषणा भी करवाई पूरे देश में, जितने भी उस समय के रूरल थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके रूरल्स को एक घोषणा करवाई कि ब्रिटिश क्राउन इज सॉवरेन। ब्रिटिश क्राउन इज सॉवरेन मतलब ब्रिटिश क्राउन ही सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है, यही है कर्ता धर्ता जो है। और EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, इज जस्ट सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब पूरे भारतीयों को बोला कि ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आप इतना समझ रहे हो, ये बस हमारे नौकर हैं, ये बस हमारे नौकर हैं और कुछ नहीं है। और जो हैं हम हैं, ब्रिटिश क्राउन हम हैं जो हैं, और ये कुछ नहीं है। ऐसी एक घोषणा करवाई इस के तहत ही पूरे देश में कि ये हमारे सर्वेंट्स हैं और आपके जो भी कर्ता धर्ता सोवरेन है हम हैं, ब्रिटिश क्राउन। तो अपना पावर दिखाया कि भाई हम हैं, पावर हमारे पास है। असली ये कैसा बोल सकते हैं, उद्घोषणा की। और एक दो काम किया कि इसी एक्ट के अंतर्गत क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने इंडिया भेजा क्रिश्चियन मिशनरीज को।
कि आप जाइए इंडिया और कीजिए ट्रेड व्यापार, मतलब सॉरी व्यापार बोल रहा हूँ, जाइए इंडिया और अपना प्रचार कीजिए धर्म का, रिलीजन का, क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार कीजिए। और बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया था। और ये भी एक मेजर बोल सकते हैं, रोल बोल सकते हैं या कारण बोल सकते हैं, था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट का। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि उनके धर्म के ऊपर हमला हो रहा है, अब ये लोग हमारे धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण था जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का मेजर, कि क्रिश्चियन जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे लोगों का। और साथ ही साथ कहा गया कि लोकल स्कूल एंड कॉलेज में वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। वेस्टर्न एजुकेशन समझ लीजिए वेस्टर्न कल्चर पढ़ाया जाए। जो भी लोकल स्कूल और कॉलेज है वहाँ के, उनको वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर पढ़ाया जाए, और कुछ नहीं। मतलब यहाँ का लोकल मत पढ़ाओ भाई, हमारा ला के यहाँ पढ़ाओ, मतलब ऐसा लाया गया और आज तक हम वो पढ़ रहे हैं। और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट यहाँ की इंडिया में जो अलग अलग जगह की लोकल गवर्नमेंट थी, इनको एक खुश करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अरे ये नाम का किया था, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी जानती थी बेचारे, एक तो गरीब किसान पहले ही वो ब्रिटिश सरकार इतना हाई टैक्स लेती है, वो तो चुका नहीं पा रहे, हम एक्स्ट्रा टैक्स इनसे कहाँ से लेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स है ही नहीं तो बंदे कहाँ से देंगे, पता था। बस ये खुश करने के लिए इनको बोल दिया कि आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो, पर वो तो पहले से ही कर्जे में डूबे हुए किसान है, वो कहाँ से देंगे, इतना हाई रेट कर लगा दी थी ब्रिटिश सरकार। ये तो बस एक चाल चला था खुश करने के लिए। ये आपका था चार्टर एक्ट ऑफ 1830। और एक चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1933, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 20 साल बाद उसके। ये एक इम्पोर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पद का नाम बदल दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब वो नहीं कहेंगे, अब वो कहलाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब एक तरह से सारी पावर्स जो मद्रास प्रेसिडेंसी की ले लो या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ले लो, आ गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। तो अब सीधा बोल दिया अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो भाई, आपके जो हैं यही इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप लोग को सवाल है, बताइएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कमेंट में बताइए, मैं भी 5 मिनट में बता रहा हूँ, तब तक कमेंट कीजिए कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कुछ चीज़ें दी गई। अब जैसे कि जीजीबी को 4 मेंबर की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 मेंबर की काउंसिल थी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल है 6 मेंबर को, 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेगी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक। लॉर्ड लगाइएगा, अगर कहीं भी ऑफिशियल या एग्जाम के संदर्भ में लिखे तो लॉर्ड जरूर लगाइएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो ये 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई उनके लिए, और इनका भी सेम ही काम था जैसे 4 मेंबर का, कि आप सलाह मशवरा करके, और कुछ हद तक वीटो पावर इनको दिया गया कि आप वीटो पावर भी हैं, वो भी बरकरार रखी गई। और अब हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियली
कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज फुल पावर ऑफ एंटायर ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज फुल पावर ऑफ एंटायर ब्रिटिश इंडिया। पूरे ब्रिटिश इंडिया का एक ही कर्ता धर्ता है हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हीं के पास सारी पावर है, चाहे वो जो मैटर हो, रेवेन्यू से लेकर के सिविल जस्टिस से लेकर के लॉ मेकिंग से लेकर के सब सारे पावर अब इनके पास हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। तो मतलब ये किसके आदमी हो गए? ब्रिटिश क्राउन के आदमी हो गए। ठीक है, अब हम ऑफिशियली ये बात कह सकते हैं। और इसी के साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने कंट्री का होल पावर, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो कॉमर्शियल पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, जितने पावर थे सब इनके पास आ गए। और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एज ए कॉमर्शियल कंपनी। कॉमर्शियल कंपनी के तौर पे इसका सूर्यास्त हो गया, अंत हो गया कॉमर्शियल कंपनी के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी, व्यापारियों के तौर पे इनका अंत हो गया। जो वो टी और चाइना का ट्रेड था ना, खत्म, टट्टा पावर 20 साल बाद ही खत्म। बोला ही था पावर छीन लेंगे पूरा। अब बची क्या ईस्ट इंडिया कंपनी? तो अब EIC एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब देखिए, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसे आज के डेट में आप कह सकते हैं IAS IPS हैं, तो गवर्नमेंट लॉ लाती है, कलेक्टर DM ये लोग लॉ इम्पोज करते हैं। तो सेम ईयर ब्रिटिश क्राउन के जो ये हमारे GGI हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये लॉ लाएंगे और इसे इम्पोज कौन करेगा? ये EIC इम्पोज करेंगे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सीधा जो आज के सरकारी कार्यालय है ना, जो वहाँ लोग बैठे रहते हैं, वो क्या सरकार हैं? क्या वो देश चलाते हैं? नहीं, बस वो सरकारी अधिकारी हैं जो सरकार का ऑर्डर आता है, फरमान आता है, करते हैं। तो सेम EIC के जितने भी लोग थे उनको वही बना दिया गया कि आप लॉ इम्पोज करोगे ऑन ग्राउंड लेवल, ये कह दिया गया बस। ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। इसमें एक चीज़ और कहा गया जो भले इम्पोज नहीं हुआ, पर एक अच्छी कहा गया कि एक ओपन कंपटीशन होगी, एक ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्वेंट्स के लिए। सिविल सर्वेंट्स मतलब समझ गए होंगे आज के IAS IPS। इसके लिए वो चाहते थे एक ओपन कंपटीशन हो जिसमें कि इंडियंस को भी बराबरी का मौका दिया जाए किसी भी पद पे जाने के लिए, चाहे सरकार का कोई सा भी बड़ा से बड़ा पद हो, वहां तक जाने के लिए इंडियंस को भी बराबर मौका दिया जाए। इसलिए सिविल सर्वेंट का एक ओपन एग्जाम लिया जाए, ऐसा लाया गया। लेकिन इस चीज का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में बैठते हैं, इन्होंने विरोध किया, बोला हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप जो लेना है ले लो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? EIC के गवर्निंग बॉडी है। इन्होंने कहा भाई हम ऐसा नहीं होने, आपने हमारा पावर ले लिया, सब ले लिया, लेकिन भाई हम ऐसा नहीं, आप नहीं होने देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा क्योंकि क्या होता था कि आपको तो समझ आता कि बड़े बड़े राजघराने के लोग जाते थे और बोलते थे कि भाई हमारे को इंडिया पोस्टिंग दे दो, ये दे दो पोस्टिंग। तो पहले क्या होता था, इसमें जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं इंडिया में, जो ब्रिटिश इंडिया में थे, वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते थे। मतलब इनकम इनका बंद हो जाता ना, ये पैसे लेते थे अपॉइंट करते थे, पैसे लेते थे अपॉइंट करते थे, इनका इनकम बंद हो जाता, सब कुछ मेन इनकम था इनका, तो बंद हो जाता। क्योंकि अब तो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन कह रहा है कि हम ओपन कंपटीशन कराएंगे, जो पास करेगा वो बनेगा सिविल सर्वेंट। लेकिन तो इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया, भाई तुम तो हमारा इनकम बंद कर लो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस समय भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ भी इतना कुछ करने के बाद भी थोड़ा तो पावर था, तो इसलिए उस समय इनकी बात रखी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, और ये इम्पोज नहीं हो पाया।
ये चीज़ इम्पोज नहीं हो पाया इस समय 1833 में, ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे इम्पोज नहीं हो पाया कि सिविल सर्विस के लिए ओपन एग्जाम हो, ये इम्पोज नहीं हुआ। Our final act, now the final act of the East India Company rule is Charter Act of 18 Charter Act of 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तीन चार्टर एक्ट है, 1913, 1933, 1953, ठीक है, याद रखिएगा। और तीनों में कुछ अलग अलग हैं, तीनों एक ही नहीं है, अलग अलग आपको मैं समझाया भी क्या वो क्या क्या अलग है। तो ये फाइनल एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और एक्ट ऑफ होता है 1858 में तो एब्लिश कर दिया गया इसका रूल, तो ये फाइनली एक्ट है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या कही, सबसे पहली चीज़ जो उसमें सबसे लास्ट चीज़ को इग्नोर किया गया था कि देयर विल बी ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, ये कहा गया सबसे पहली बात इस एक्ट में। नहीं भाई 20 साल बाद देखिए, वो आया था 1833 में, उस समय तो रोक ला गई, COD की बात हमने मान ली, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, लेकिन अब थोड़े और पावर कम हो गए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कुछ पावर नहीं बचे, तो बोला कि अब हम करेंगे ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स के लिए, कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, परीक्षा होगी। और पहली बार 1953 में सिविल सर्विसेज की एग्जाम हुई, सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई, सिविल सर्विसेज एग्जाम 1953 में हुई। तो आपकी कमेटी थी मैकलिन कमेटी, मैकलिन कमेटी का गठन किया गया कि निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से, सही ढंग से ये सारे काम हो और ग्राउंड लेवल पे ये इम्पोज हों। ये सबसे बड़ी बात हुई थी कि ग्राउंड लेवल पे ये इम्पोज हो, ये नजर रखेगी मैकलिन कमेटी। ये कहा गया इसमें कि अब सिविल सर्विसेज में भारतीय भी भाग लेंगे और वो जितना ऊंचा पद चाहे उनको मिलेगा, ये कहा गया 1953 में। ये भी एक तरह का लड्डू दिया गया भारतीयों को कि वो माने कि भाई ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, पैसा, मनी। तो अब वो अपने सरकार में 10-20 पोस्ट किसी इंडियन को दे भी देते हैं तो उनको क्या फर्क पड़ता है, किसी इंडियन को 10-20 पोस्ट वो ऐसे ही दे देते हैं तो उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको चाहिए तो पैसा, पैसों से मतलब है इसलिए। और इसके लिए वो अपना विश्वास बढ़ाना चाहते थे 1853 में, वो लोग चाहे कि हम विश्वास बढ़ाएं, तो विश्वास बढ़ाने के लिए कदम लिया गया कि एक तरह का लड्डू दिया गया कि हम आपको चाहिए अपने सरकार में ले लें। लेकिन इनडायरेक्टली ये जो लोग ज्वाइन होंगे सिविल सर्विसेज में, उसमें वो भी तो गुलाम हुए, सर्वेंट हुए, किसके, ब्रिटिश क्राउन के, ना कि इंडिया के। अभी हम जो सिविल सर्वेंट पर देखते हैं वो इंडिया के हुए, तो इंडिया का तो हमारे को कोई बुलाया नहीं, हमारी इंडिया की सरकार, लेकिन वो किसके हुए, ब्रिटिश क्राउन के सर्वेंट्स हुए, ना कि इंडिया के। एक तरह का लड्डू दिया, समझ सकते हैं। फिर भी भारत तो आजाद हो के रहा भाई, सब जानते हैं, इतने लड्डू दे दिए भाई दे। तो इसी के तहत अब इसी में एक और चीज कहा गया कि जो आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क हैं जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनको सेपरेट किया गया, इनको सेपरेट किया जाए। और लेजिस्लेटिव वर्क के लिए एक नई कमेटी बनाई जाए जिसको नाम रखा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये रखा गया। इसमें भी आपके 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर कमेटी, इस कमेटी का गठन किया गया, 6 मेंबर काउंसिल होगा।
ये 6 के 6 लंदन से, ठीक है। ये कहा गया कि अब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काम अलग होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेजिस्लेटिव काम अलग होंगे, और इस लेजिस्लेटिव काम के लिए एक नई बॉडी का गठन किया गया जिसको कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको 6 मेंबर की काउंसिल बोला गया जो काम करेगी अपनी। और इस लॉ में किया गया कंपनी रूल को, जो कंपनी है, जैसे कि पहले एक्सटेंड करते थे तो 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसे एक्सटेंड, मतलब ऐसे करते थे 25 साल के लिए। इस बार भी एक्सटेंड किया गया, कंपनी एक्सटेंडेड बट विदाउट टाइमलाइन, बिना किसी टाइमलाइन के एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड कर दिया। अब वो भी समझ गए किसी भी वक्त एबोलिश करती है। 53 में विदाउट कोई टाइमलाइन के एक्सटेंड किया और 1858 में आकर के एबोलिश कर दिए, खत्म कर दिए EIC को। वो भी समझ चुके थे इस बात को कि ये लोग हमको कभी भी एबोलिश कर देंगे, इसलिए इस बार बिना किसी टाइमलाइन के बढ़ा दिया कि भाई हम आपको एबोलिश कर देंगे, इनको भी एक हिंट दे दिया। तो ये क्या, और जो फाइनल पॉइंट है इस एक्ट के अंदर, जो मैंने भी आपको बताया कि इंडियन एक कमेटी जो बनी थी लेजिस्लेटिव कमेटी जो भी बनी थी नई लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, इसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर, 6 मेंबर थे। 6 मेंबर की कमेटी, 6 के 6 मेंबर कहाँ से आते थे? लंदन से आ रहे थे ना। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 6 के 6 लंदन से आते थे। तब नया प्रावधान दिया गया कि ये 6 मेंबर में आप कुछ लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व कीजिए, लोकल पीपल्स को भी लाइए, एंट्री दीजिए लोकल पीपल्स को इस काउंसिल में। तो उसी के लिए कहा गया, एक थॉट रखा गया कि जैसे आपके 6 मेंबर हैं तो इसको ऐसा कीजिए, 4 मेंबर लोकल रखिए और 2 लंदन से आप बुलाइए, ऐसा कहा गया। अब 4 कहाँ से लिए जाएंगे? 4 का भी आइडिया इन्होंने दिया। जैसे 4 प्रेसिडेंसी समझ लीजिए, मद्रास प्रेसिडेंसी से एक ले लेंगे हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, एक ले लेंगे हम बंगाल प्रेसिडेंसी से, और एक ले लेंगे हम आगरा प्रेसिडेंसी से। ऐसे कहा गया, ये 4 हो गए, तो 4 + 2 लंदन से हो गए 6 आपके, 6 मेंबर की कमेटी आपकी तैयार। तो ये हुआ कि सबसे बड़ा जो काउंसिल था लेजिस्लेटिव, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि नाम ही है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इंडियन तो होनी ही चाहिए, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें अब 4 लोकल मेंबर आ गए और 2 लंदन के, टोटल 6, ऐसा कर दिया गया। तो यही फाइनल पॉइंट था हमारा कि अब लोकल लोगों को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दे दी उन्होंने एक्ट ऑफ 1853 से। ये थे आपके एक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर। इतने ही एक्ट्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि 1858 में तो कंपनी एबोलिश्ड, और 1858 से आगे चला ब्रिटिश क्राउन, समझे। तो इतने ही एक्ट से, तो कितने एक्ट देखे हमने? पहला देखा हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर हमने दूसरा देखा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1776, सॉरी 1781। फिर तीसरा हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जो कि इसने विलियम पिट ने लाया था, विलियम पिट ने।
फिर चौथा हमने देखा एक्ट ऑफ 1786, जो कि एक एक्सेप्शन के तौर पे था। किसके लिए? लॉर्ड कॉर्नवेलिस के लिए। फिर पांचवा एक्ट हमने देखा एक्ट ऑफ 1793। फिर छठा एक्ट हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर सातवां एक्ट हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फिर आठवां और फाइनल एक्ट हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये इतने एक्ट हमने देखे आज, 8 एक्ट। ये 8 एक्ट को आज हमने देखा, और ये 8 के 8 एक्ट आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में ये सारे एक्ट आए थे। क्योंकि 1858 में फिर इसके सारे रूल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, तो उसके रूल तो समाप्त हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक। उसका रूल समाप्त, उसके एक्ट भी। और ये एक्ट सारे इंट्रोड्यूस किसने किए थे? तो ये आप बोलते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे लास्ट तक में लाकर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को लगभग क्या पूरा खत्म ही 1858 में जाकर के तो खत्म ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये था हमारा पार्ट 1 इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी का। आज हमने पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 में हमने EIC को देखा पूरा। अब अगली वीडियो हमारी होगी पार्ट 2 इसी वीडियो की, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन का शासन कैसा था, उसमें कितने एक्ट्स आए, और टिल इंडिपेंडेंस तक कितने एक्ट्स आए। फाइनल एक्ट हम देखेंगे इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया फाइनल हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 2 में वीडियो में हम देखेंगे, इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो। चलिए।